शिट, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में वो है प्राइस लाइन और बजट लाइन। इससे हम स्टार्ट करेंगे और फिर स्टूडेंट ग्रेजुअली हम लोग प्राइस लाइन और इंडिफरेंस कर्व को यूज़ करके हम फिर जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है जिस पे वो फुली सेटिस्फाइड होता है उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे टूल्स हैं। इंडिफरेंस कर्व हम पढ़ चुके हैं और प्राइस लाइन आज हम पढ़ेंगे। प्राइस लाइन क्या होती है? इट इज़ अ बजट लाइन और प्राइस लाइन represents various combinations of two goods which can be purchased with given money, income and assumed prices of goods। अब ये क्या कह रहा है कि बजट लाइन या प्राइस लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करती है। किस चीज़ के कॉम्बिनेशंस को? टू गुड्स के। ठीक है, तो ये याद रखने की बात है कि देयर ओनली टू गुड्स। वैसे तो रियल लाइफ में देयर नॉट टू गुड्स, देयर आर मोर देन टू गुड्स। हमारे सामने एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, लेकिन यहाँ हम अपनी आसानी के लिए जो है सिर्फ दो गुड्स को लेंगे ताकि कन्वीनियंट हो। उसके बाद क्या कहता है? विच कैन बी परचेज, जो कि खरीदी जा सकती हैं विद अ गिवन मनी इनकम, किसी खास इनकम के अंदर जो खरीदी जा सकती हैं। अब तीसरी चीज कौन सी इंपॉर्टेंट आ गई? एंड अज्यूम्ड प्राइसेस ऑफ गुड्स। लेकिन जरूरी यह है कि हमें उन चीजों की कीमत का पता हो, क्योंकि अगर हमें उस चीज की कीमत का ही नहीं पता होगा तो चाहे हमारी इनकम जितनी भी हो तो हम वो चीज खरीद ही नहीं सकते, हमें उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि हमें उसकी प्राइस का पता ही नहीं है। तो ये तीन चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। एक तो एक कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर दो गुड्स होंगे। ठीक है, उस कॉम्बिनेशन में दूसरा ये कि इसको खरीदा जा सकता है अपनी एक खास इनकम में, इनकम के अंदर, इनकम से बाहर नहीं जाना। और तीसरी चीज़ क्या है कि उस चीज़ की प्राइस मौजूद होगी। तो अगर आप ये इस तरफ देखें तो मैंने कॉम्बिनेशंस लिखे हैं। फिर कॉम्बिनेशन में आपके पास बिस्किट्स एंड कॉफ़ी है। कॉम्बिनेशन ए में यू हैव 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स एंड जीरो कॉफ़ी, नो कॉफ़ी। ठीक है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 10 बिस्किट तो खरीद सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप कॉफ़ी नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपका सारा जो बजट है, वो जो बिस्किट की इतनी प्राइस है कि वो सारा का सारा इसमें कंज्यूम हो जाएगा। फिर सेकंड कॉम्बिनेशन आपके पास बी है। अगर आप उसमें देखें तो यू हैव 8 बिस्किट्स। अब आपने 8 बिस्किट्स खरीदे हैं तो आपके पास जो थोड़े पैसे बच गए हैं, नाउ यू आर एबल टू बाय अ कॉफ़ी। ठीक है, अब आप एक कॉफ़ी भी खरीद सकते हैं। सॉरी, फिर आपके पास है थर्ड, आपके पास जो सी कॉम्बिनेशन है उसमें आपने बिस्किट्स को और कम कर लिया है, और क्योंकि आपने बिस्किट्स को कम किया है तो आपके पास थोड़े और ज़्यादा पैसे बच गए। नाउ यू कैन बाय टू कॉफ़ी। सही हो गया। और इसी तरह डी ई एन एफ। यहाँ पे गौर तलब बात यह है कि आपकी इनकम जो है वो 60 रुपीज़ है। ठीक है, टोटली। और प्राइस ऑफ बिस्किट जो है, जिसको पी एक्स कहा जा रहा है, वो है 6 रुपीज़। तो अगर आप देखें तो आप, अगर आपके पास टोटल 60 रुपए हैं और एक बिस्किट की कीमत जो है वो 6 रुपए है, तो आप 60 रुपए में कितने बिस्किट्स खरीद सकते हैं? 60 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो यू विल गेट 10। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आपने सारे के सारे पैसे बिस्किट्स पे उड़ा दिए, खत्म कर दिए, तो वो 10 बिस्किट्स आपने खरीद लिए। नाउ अगर आप प्राइस ऑफ कॉफी को देखें तो दैट इज डबल ऑफ बिस्किट्स। सही है, डबल द प्राइस ऑफ बिस्किट्स। बिस्किट्स की प्राइस 6 है, लेकिन प्राइस ऑफ कॉफी इज डबल। इसका मतलब ये है कि आपको 2 बिस्किट्स को छोड़ना पड़ेगा, तब यू विल बी एबल टू बाय अ सिंगल कॉफी, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। बी कॉम्बिनेशन, यू हैव टू फॉरगो 2 बिस्किट। आपने 2 बिस्किट्स को छोड़ा है तो आप 10 से 8 पे आ गए हैं। ठीक है, जब आपने 2 बिस्किट्स को छोड़ लिया तो आपके पास 6 और 6 12 रुपए बच गए। और क्योंकि एक कॉफी 12 रुपए की है तो अब आपने यहाँ पे एक कॉफी खरीद ली है। ठीक हो गया। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है। और ये कहाँ से आए हैं? ये मार्केट को देख के हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। ठीक है, और मार्केट की, और जो चीज़ हम खरीदना चाहते थे उसकी प्राइसेस लेके हमने बनाए हैं। अब अगर हम इसको डायग्रामेटिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हमारे पास एक ग्राफ बनता है, जिसमें आप देखें वाई एक्सिस पे जो है हमारे पास पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, जिसको हम राइस बोल कहा जाता है या वर्टिकल कहा जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसके ऊपर आपके पास है पैकेट्स ऑफ कॉफी, मतलब कितने पैकेट्स ऑफ कॉफी और कितने पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, ये लिखे हुए हमने दोनों साइडों पे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, एक हमें चाहिए पॉइंट ए और एक हमें चाहिए पॉइंट एफ। ठीक है, ये लाइन बनानी है ना, ये लाइन किधर से आई है? ये लाइन इस कॉम्बिनेशन से आई है। हमने क्या किया, हमने पहला वो कॉम्बिनेशन लिया कि जिसमें हम सारे के सारे पैसे बिस्किट्स पे लगा रहे थे। ठीक है,
तो वो कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन ए, जिसमें हम लोगों ने बिस्किट्स, सारे के सारे पैसे बिस्किट्स पे लगाए और कॉफी हम लोगों ने नहीं खरीदी, तो कॉफी इज 0। ठीक है, तो हमें पता चला कि ये जो पॉइंट है ए, यहाँ पे बिस्किट्स तो 10 है लेकिन कॉफी इज 0। इसी तरह आपको फिर पॉइंट एफ को अगर आप देखें तो पॉइंट एफ ऐसा एक्सट्रीम का पॉइंट है जहाँ पे आपने बिस्किट्स बिल्कुल नहीं खरीदे, बिस्किट्स आर 0 एंड यू हैव बॉट 5 कप्स ऑफ कॉफी। ठीक है, और क्योंकि एक कॉफी 12 रुपए की है और आपने 5 कॉफियां खरीदी तो 12 को मल्टीप्लाई करते हैं जब 5 से 12 5 जा 60 होता है, तो आपके सारे के सारे पैसे कंज्यूम हो गए। तो ये वाला कॉम्बिनेशन हम जब बनाते हैं ग्राफ, जो मैंने आपको पहले भी ग्राफ पे पॉइंट लोकेट करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर आपको 5 लाने हैं क्योंकि यहाँ पे हम कॉफी लिख रहे हैं, तो 5 कॉफी हो गई, लेकिन एक्स एक्सिस के इस पॉइंट पे आपके पास बिस्किट 0 है, तो यू गेट एफ एंड यू गेट ए। आप फिर क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एंड यू विल गेट दिस लाइन व्हिच इज ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर प्राइस लाइन और बजट लाइन। प्राइस लाइन क्यों, क्योंकि इसके अंदर चीज़ों की प्राइसेस इन्वॉल्व हैं या प्राइसेस डिटर्मिन करती हैं कि ये लाइन कितनी ऊपर या कितनी नीचे होगी। ठीक है, और बजट लाइन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट ऑल्सो टेल्स यू अबाउट योर बजट, कि आपका बजट कितना है, व्हाट यू कैन अफोर्ड एंड व्हाट यू कैन नॉट अफोर्ड, व्हाट इज आउट ऑफ योर बजट एंड व्हाट इज विद इन योर बजट। सही हो गया। तो अगर मैं आपको बताऊं, इस बजट लाइन की खासियत यह है कि इसके ऊपर ठीक है जितने पॉइंट्स हैं और इसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे अफोर्डेबल हैं। अफोर्डेबल का मतलब ये है कि आपके 60 रुपए के अंदर वो पॉइंट आप आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और एनी पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पॉइंट एच, this is outside the budget line, which is why it is unaffordable। ये ऐसा है कि जिसको हम नहीं खरीद सकते। अगर आप देखें तो इसमें देखिए 4 पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट को लाइन को एक्सटेंड करें दोनों तरफ तो यू विल गेट सम 4.2 ऑफ बिस्किट्स एंड सम 4 कॉफीज। तो अगर आप 4 कॉफीज की कीमत लगाए फिर आप 4.2 बिस्किट्स की कीमत लगाएं, इकट्ठी करें, तो आपका जो है वो आपका जो गिवन बजट है 60 रुपए उससे एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, तो एनी पॉइंट विद इन on the budget line and within the budget line is affordable and any point outside the budget line is unaffordable। ठीक हो गया, तो you now know कि आप क्या 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 कुछ खरीद सकते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे जंप करते हैं। स्लोप ऑफ प्राइस लाइन और बजट लाइन। अब मैं आप लोगों को पहले भी स्लोप पढ़ा चुकी हूँ। स्लोप का मतलब होता है राइज ओवर रन। राइज कहते हैं वाई एक्सिस को, रन कहते हैं एक्स एक्सिस को। स्लोप का मतलब होता है कि वाई एक्सिस में कितना चेंज आया है एक्स एक्सिस के चेंज होने से, या आप सिंपल इसको इस तरह से भी, मैं आपको पहले मार्जिन सब्सटीट्यूशन वो सब्सटीट्यूशन वाला भी पढ़ा चुकी हूँ। जब आप कॉफ़ी को बिस्किट्स कॉफ़ी ख़रीदना चाहते हैं तो आपको बिस्किट्स को फॉरगो करना पड़ेगा या आपको उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, बिस्किट्स तो एक तरफ, कॉफ़ी तो ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस आपका ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वाई एक्सिस में आपकी कमी आ रही है। वाई एक्सिस का जो पॉइंट है उसमें जो चेंज आया वो नेगेटिव चेंज है, वो कम हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड स्लोप, कि वाई एक्सिस में कितना चेंज आया है ड्यू टू चेंज इन into 1 यूनिट ऑफ एक्स। ठीक है, आसानी के लिए हम ले लेते हैं कि अगर 1 यूनिट एक्स का हम इंक्रीज करें तो वाई के कितने यूनिट्स कम करने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड योर स्लोप। ठीक हो गया। द स्लोप ऑफ बजट लाइन इंडिकेट्स, बताता है हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, कितने पैकेट जो है आपको बिस्किट्स के परचेजर या कंज्यूमर मस्ट गिव अप, कंज्यूमर को छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, टू बाय 1 मोर पैकेट ऑफ कॉफी, अगर वो खरीदना चाहता है एक एक्स्ट्रा कॉफी को। ठीक है, चाहे वो 0 से 1 पे जाना चाह रहा है या 1 से 2 पे जाना चाह रहा है या 2 से 3 पे जाना चाह रहा है, तो उसको कितने जो है फॉरगो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल द स्लोप एट पॉइंट बी on a budget line is delta y divided by delta x। delta means change in y divided by change in x। तो change in y कितना आया था आपको पता है, 2 का चेंज आया था। from 10 he moved to 8 to get from 0 to 1। एक पैकेट कॉफी ज्यादा करने के लिए या एक कप कॉफी ज्यादा करने के लिए हमें 2 बिस्किट को छोड़ना पड़ा, तो योर स्लोप इज 2। ठीक हो गया।
शिफ्ट इन प्राइस लाइन और बजट लाइन। अभी आपको पता चल गया कि अच्छा ठीक, अच्छा तो शिफ्ट इन प्राइस लाइन और बजट लाइन, जिस तरह से मैंने आप लोगों को डिमांड कर्व का बताया था कि डिमांड कर्व ऊपर नीचे शिफ्ट होती रहती है, इसी तरह बजट लाइन भी जो है या आपकी प्राइस लाइन भी जो है वो शिफ्ट होती है। तो प्राइस लाइन इज डिटर्मिन्ड बाय द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो प्राइस लाइन को कौन डिटर्मिन करता है, तो मतलब कौन डिसाइड करता है कि प्राइस लाइन आपकी यहाँ होगी या वहाँ होगी। तो एक चीज़ तो उसमें इनकम है कि आपकी इनकम कितनी है वो बताएगी कि आपकी आपकी बजट लाइन कहाँ होगी। एंड द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, और साथ में आपकी जो चीज़ों की कीमतें जो आप खरीदना चाह रहे हैं वो भी बताएंगी कि आपकी बजट लाइन कहाँ होगी। ठीक है, इफ तो जो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है तो वही चेंज होंगी तो प्राइस लाइन भी चेंज होगी। ठीक है, तो अगर प्राइस लाइन शिफ्ट होगी तो या तो वो कंज्यूमर की इनकम बदलने की वजह से होगी, या कंज्यूमर जो चीज़ें खरीद रहा है उनकी जो कीमतें हैं मार्केट में वो चेंज होंगी, तो उसकी बजट लाइन भी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इफ देयर इज अ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर or in the prices of goods. So the price line will shift in response to exchange in to change, sorry, not exchange, to change in these two factors. So इन दो फैक्टर्स को चेंज करने ही की वजह वजह से जो है आपकी बजट लाइन विल मूव और शिफ्ट। सही है, अब हमें पता चल गया कि दो चीजें हैं, एक इनकम चेंज है और एक प्राइस चेंज है। इनकम चेंज बंदे का अपनी उसकी इनकम चेंज हो जाए, प्राइस चेंज वो चीजें जो खरीद रहा है वो प्राइसेस चेंज हो जाए। ठीक, अच्छा तो ठीक, पहले हम देख लेते हैं कि बजट लाइन में इनकम की वजह से कैसे चेंजेस आते हैं। अगर अगर जो कंज्यूमर है वो पहले 60 रुपए कमा रहा था, अब वो 100 रुपए कमा रहा है, ठीक है, उसकी इनकम में चेंज आया, तो उसकी वजह से उसकी बजट लाइन को क्या होगा, क्या वो ऊपर की तरफ जाएगी या वो नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, क्या वो अपवर्ड मूव करेगी या डाउनवर्ड, या जिसको कहते हैं राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड। राइट वर्ड का मतलब है ऊपर की तरफ जाना, ठीक है, इस इधर से इधर जाना, और लेफ्ट वर्ड का मतलब है ऊपर से नीचे वापस आना। ठीक है, so when there is a change in the income of the consumer, the prices of goods remaining the same. जब आपके कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, लेकिन याद रखें सिर्फ इनकम चेंज हुई है, चीजों की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं आई। हम ये क्यों अज्यूम करते हैं, हम इस वजह से अज्यूम करते हैं ताकि कन्वीनियंट हो, आसानी से हम सिर्फ इनकम की वजह से जो चेंज आया उसको नाप सके। वरना अगर इनकम भी चेंज हो जाए और प्राइस भी चेंज हो जाए तो फिर ये देखना कि इनकम की वजह से कितना चेंज आया और प्राइस की वजह से कितना चेंज आया है वो देखना फिर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम पहले एक चीज को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरी चीज को चेंज करते हैं। ठीक है, सो द प्राइस लाइन शिफ्ट्स फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। इनकम चेंज होगी तो जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वो वहां से शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने शिफ्ट पे स्ट्रेच बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया हुआ है। ठीक है, ये शिफ्ट शिफ्ट कर रही है, पूरी की पूरी अपनी लोकेशन को चेंज कर रही है। ठीक है, दोनों तरफ से, एक्स एक्सिस से भी वाई एक्सिस से भी इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। आप देखते हैं ऊपर किस हालत में जाएगी और नीचे किस हालत में जाएगी। इफ इट शिफ्ट्स अपवर्ड और टू द राइट हैंड, ठीक है, ऊपर की तरफ या राइट हैंड की तरफ तब जाती है इन पैरेलल पोजीशन। पैरेलल पोजीशन का मतलब है इस तरह से जाती है कि ये पहले वाली लाइन को कभी क्रॉस ना कर सके। उसके लिए क्रॉस ना कर सकने के लिए या इंटरसेक्ट ना कर सकने के लिए जरूरी है कि वो उनका जो फासला है वो बिल्कुल इक्वल रहे। ठीक है, बीच में ऑल पॉइंट्स का। तो so it shifts rightward or upward or to the right hand side in a parallel position with the rise in income. So you know कि जब भी इंसान की जो कंज्यूमर है उसकी इनकम बढ़ेगी तो उसका जो प्राइस लाइन है वो एक्सटेंड नहीं होगी, वो शिफ्ट हो जाएगी अपवर्ड। ठीक है, एंड इट शिफ्ट्स डाउनवर्ड, और एक तब जाएगी डाउनवर्ड जब क्या होगा, आपकी इनकम में फॉल आएगा, फॉल इन इनकम। ठीक है, जब आपकी इनकम कम हो जाएगी तब आप ऑब्वियसली कम चीजें खरीद सकते हैं, तो आपकी बजट लाइन पीछे चली जाएगी। और जब आपकी इनकम ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली आप उसी जो चीजें पहले खरीद रहे थे अब आप वही चीजें 10 के बजाय 12 खरीद सकते हैं, 15 खरीद सकते हैं, तो आपकी बजट लाइन बाहर की तरफ चली गई। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपकी ओरिजिनल बजट लाइन थी L1 M1। ठीक है, पहले आप 0 to L आप कमोडिटी बी खरीद सकते थे सारी की सारी अपनी इनकम लगाकर, या सारी इनकम लगा के आप 0 to M1 आप कमोडिटी ए खरीद सकते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि आपकी इनकम ज्यादा हो गई
तो अब आप L1 के बजाय L2 तक खरीद सकते हैं और M1 के बजाय M2 तक खरीद सकते हैं। तो फिर आपने L2 और M2 को ज्वाइन किया, यू गॉट दिस सेकंड या शिफ्टेड बजट लाइन which is above the original one, ठीक है। तो ये था चेंज, शिफ्ट इन बजट लाइन ड्यू टू इनकम चेंज। अब आ जाती है शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ बजट लाइन ड्यू टू प्राइस चेंजेस। अब हम देखेंगे कि कीमत की वजह से बजट लाइन में कैसे चेंज आता है, और चेंज को अगर आप गौर से देखें तो मैंने लिखा है शिफ्ट एंड रोटेशन। मैंने शिफ्ट का भी कहा है और मैंने रोटेशन का भी कहा है। बजट प्राइस लाइन में जो है इनकम की वजह से मैंने सिर्फ शिफ्ट लिखा है, उसमें मैंने रोटेशन नहीं लिखा। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, शिफ्ट भी लिखा है एंड रोटेशन। तो जब प्राइस चेंज होती है तो ये भी हो सकता है कि आपकी पूरी की पूरी लाइन शिफ्ट कर जाए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज की कीमत बड़ी हो और दूसरी वैसी ही हो, तो पहले वाला पॉइंट उधर ही रहेगा और सिर्फ जो सेकंड पॉइंट है वो आगे या पीछे मूव करेगा। तो इसको फिर हम रोटेशन बोलेंगे। लेकिन रोटेशन तब पॉसिबल है जब प्राइस सिर्फ किसी एक चीज की चेंज हो। याद ये रखें, यहाँ हम सिर्फ प्राइस को चेंज करेंगे, इनकम को नहीं छेड़ेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि प्राइस चेंज का क्या इफेक्ट है आपकी बजट लाइन के ऊपर। अच्छा, सो इफ देयर इज अ चेंज इन द प्राइसेस ऑफ वन और बोथ गुड्स, अगर चेंज होती हैं कीमतें किसी एक चीज की, ऑफ वन और बोथ या दोनों चीजों की, ठीक है, कीपिंग द इनकम कांस्टेंट, याद रखें कि इनकम आपने छेड़नी नहीं है। द बजट लाइन में रोटेट, तो हो सकता है कि बजट लाइन रोटेट कर जाए क्योंकि एक चीज की प्राइस चेंज हुई होगी, और शिफ्ट क्योंकि जब दोनों चीजों की प्राइस चेंज होगी तो शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो व्हेन there is a fall in the price of one good, say commodity A, say commodity A, the consumer purchases more of that good than before। तो आपको पता है कि अगर आप पहले, अगर किसी चीज की कीमत जो कमोडिटी ए है ये, ठीक है, जो हम M1 तक खरीद सकते थे, इसकी कीमत थी उस टाइम 12 रुपए, कॉफी की कीमत थी 12 रुपए, लेकिन अब कॉफी सस्ती हो गई है, कॉफी 12 के बजाय 10 रुपए की मिल रही है। तो आपके पास सब थोड़ी थोड़ी हर कॉफी में से आपके पास 2-2 रुपए बच गए ना, तो उससे आप एक और नया कप भी खरीद सकते हैं। तो अगर आप पहले 6 कप खरीद सकते थे या 5 कप खरीद सकते थे, तो अब आप एक एक्स्ट्रा कप भी खरीद सकते हैं। तो आपका जो ये वाला पॉइंट है M1 से चला जाएगा M2 पे, लेकिन आपका एल चेंज नहीं होगा, कमोडिटी बी चेंज नहीं होगी, क्योंकि कमोडिटी बी की प्राइस तो चेंज ही नहीं हुई। पहले आप जितना खरीद सकते थे अभी भी आप उसको उतना ही खरीद सकते हैं। फिर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट अ रोटेटेड बजट लाइन फ्रॉम LM1 यू गेट LM2, ठीक है। अब आपको ये एंटिसिपेट करना है, ये बताना है मुझे कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ टू द प्राइस लाइन इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी बी फॉल। अगर जो कमोडिटी बी है इसकी कीमत भी गिर जाए, कम हो जाए, तो क्या होगा, ठीक है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी बी इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, राइज होना चाहिए, राइज लिखा हुआ है गलती से, ठीक, ये भी आपको बताना है। तीसरा क्या है, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी ए राइज, अगर जो कमोडिटी ए की पहले हमने कीमत कम की है और उसको हमने उसकी लाइन को आगे बढ़ाया है, तो अगर उसकी कीमत में इजाफा हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर बजट लाइन का क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल सी हिंट है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। जिस चीज की कीमत बढ़ जाती है तो वो आप कम खरीद सकेंगे, तो आपको उस तरफ से जो बजट लाइन है उसको अंदर की तरफ ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और जिस चीज की कीमत कम हो जाए तो अब आप उस इनकम में वो चीज ज्यादा खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका जो बजट लाइन है वो आउटवर्ड जो है रोटेट करेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे जाते हैं, वी हैव सम, अच्छा एग्जाम्पल मैंने दिया, इनिशियल प्राइस ऑफ राइस, ठीक है, उसको PR बोल रहे हैं, वो 20 थी, ठीक है, एंड इनिशियल प्राइस ऑफ व्हीट जिसको PW बोल रहे हैं दैट वाज 10, ठीक है। तो इनकम आपके पास टोटल 100 थी और कीमत जो थी चावलों की वो 20 रुपए थी, और जो आटा था उसकी कीमत 10 रुपए थी। तो अगर बजट लाइन आपने बनानी है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप 100 रुपए में कितना आटा खरीद सकते हैं टोटल, और आप या व्हीट खरीद गंदम खरीद सकते हैं, और आप सारे के सारे अगर चावलों पे लगा दे तो आप चावल कितने खरीद सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है, क्वांटिटी ऑफ राइस कितने, वो किसका करेंगे, इनकम डिवाइडेड प्राइस। इनकम इज 100, प्राइस इज 20, तो यू गेट 5 kgs। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए में आप सिर्फ 5 किलो ही खरीद सकते हैं, क्योंकि 1 किलो 20 रुपए का मिलता है। फिर दूसरा क्या है, ये हम लोगों ने देखी यहाँ वाई एक्सिस पे जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ राइस लिखा था ना, मैंने वहाँ पे 5 के ऊपर इसको
और वो कर दिया, पॉइंट कर दिया। फिर यू हैव क्वांटिटी ऑफ व्हीट, क्वांटिटी ऑफ व्हीट भी इनकम डिवाइड बाय प्राइस, income is 100, price is 10, so you get 10. So if you spend all of your income on buying wheat only, सिर्फ आप गंदम खरीद रहे हैं, ठीक है, तो you can buy 10 kgs of wheat, तो आप 10 किलो खरीद सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 किलो पे निशान लगा दिया और फिर मैंने इस पॉइंट के साथ जोड़ दिया है, तो जिससे हमारे पास आ गई है प्राइस लाइन या बजट लाइन 1। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से तब्दील होगी। इफ द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीजेस, अगर जो चावलों की कीमत थी वो कम हो जाए, ठीक है, पहले 20 थी अब 10 हो जाए, तो फाइनल प्राइस ऑफ राइस वुड बी PR इज 100। अब हम देखते हैं कि हम 10 रुपए के अगर किलो मिल रहे हैं तो हम 100 रुपए में कितने खरीद सकते हैं। वही चीज है, 100 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो यू कैन बाय 10 kgs। पहले आप 5 किलो खरीद सकते थे क्योंकि 1 किलो 20 रुपए का था, अब आप 10 किलो खरीद सकते हैं। क्या? हाँ, क्योंकि 1 किलो 10 रुपए का, 10 इंटू 10 इज 10 इंटू 10 इज 100, सही। तो अब आप पहले 5 पे थे, तो अब आप कहाँ चले गए? 10 पे चले गए। याद रखें कि सिर्फ कीमत जो है वो चावलों की चेंज हुई है, गंदम की कीमत में कोई इजाफा कोई कमी नहीं आई, तो वो उधर ही रहेगा पॉइंट। तो अब आप अपनी बजट लाइन देखिए, नई वाली किधर आ गई? बजट लाइन 2। इट हैज रोटेटेड फ्रॉम बजट लाइन 1 टू बजट लाइन 2 एंड इट हैज रोटेटेड आउटवर्ड। ये बजट लाइन आपकी बाहर की तरफ निकली है, ठीक है, अंदर की तरफ नहीं गई। मतलब अब आप जो चीजें खरीद सकते हैं वो ज्यादा हो गई हैं। पहले आप सिर्फ ये चीजें सारी अफोर्ड कर सकते थे, ये एरिया बजट लाइन के ऊपर, बजट लाइन 1 के ऊपर और उसके अंदर, लेकिन अब आप बजट लाइन 2 पे सारा पॉइंट्स और जो कॉम्बिनेशन हैं राइस और उसके, वो भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप ये वाला भी खरीद सकते हैं। ठीक हो गया। नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब आपके पास दोनों टूल्स या जिसको कहते हैं आलात मौजूद हैं, ठीक है। आपके पास इंडिफरेंस कर्व्स भी हैं, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ डिफरेंस कर्व क्या होता है। वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है गुड्स का जो कि आपको एक जैसी खुशी मुहैया करते हैं। दे गिव यू द सेम यूटिलिटी, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है लेकिन सेम यूटिलिटी है। उसमें प्राइस की कोई बात नहीं की थी कि उनकी कीमत एक है या नहीं है, लेकिन वो ऐसी चीजें जिनकी सबकी खुशी हमें बराबर महसूस होती है कि जो जो भी आप उसमें कंज्यूम कर ले, यू आर इनडिफरेंट। बजट लाइन में आपको क्या मिला है? आपको बजट लाइन में आपको आपकी चादर मिल गई कि आप कितने पाँव फैला सकते हैं, इस चादर से बाहर निकल नहीं सकते। वो चादर आपको बजट लाइन ने दे दी, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व ने आपको आपकी ख्वाहिशात बता दी कि आप क्या क्या खरीद सकते हैं, क्या क्या खरीद सकते हैं और आपको एक जैसी खुशी मिलेगी। और प्राइस लाइन ने आपको ये बता दिया कि आप क्या क्या तो खरीद नहीं सकते, जो आप खरीद सकते हैं वो भाई ये चीजें, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो हमें क्या पता चलेगा? हमें पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए, क्या हम वो चीज अपने बजट के अंदर रहते हुए खरीद सकते हैं, जितनी खुशी हमें चाहिए क्या वो हम खरीद सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड एट अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंसी कहते हैं जब कोई कर्व, ठीक है, गोल जो होता है ना कर्व, ठीक है, किसी एक सीधी स्ट्रेट लाइन को एक और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे तो उसको कहते हैं इट इज टेंजेंट, लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। अच्छा, आप लोगों को आई होप टेंडेंसी की समझ आई होगी। नहीं नहीं, 90 डिग्री के एंगल वाली बात इसके अंदर सही नहीं है, ठीक है, सॉरी ये मैं गलत हो गई, नहीं पुरानी चीजें मुझसे भूली हुई थी। 90 एंगल का कुछ 90 एंगल की कोई बात नहीं है। जब कोई कर्व किसी एक लाइन को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है तो वो दोनों आपस में टेंजेंट होते हैं, ठीक है, इसको मैथ्स की जुबान में टेंजेंसी बोलते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब हासिल होगा? तब हासिल होगा जब टेंजेंसी आएगी, मतलब एक कर्व एक लाइन को सिर्फ एक जगह पे टच करेगा between the budget line and the highest attainable indifference curve। और जब बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का टेंजेंसी होगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे, और वो भी कौन सा वाला इंडिफरेंस कर्व? हाईएस्ट अटेनेबल। वो इंडिफरेंस कर्व जो हाईएस्ट है, सबसे ऊपर है, लेकिन उसको हम हासिल कर सकते हैं, वो हमारे बजट के अंदर है, वो पॉइंट आपका होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा? क्योंकि उसने उतना ही पैसे लगाए जितने उसके पास थे, ठीक है, वो बजट से बाहर नहीं गया और उसको उतनी ही खुशी मिली
जो वो उन कुछ चंद पैसों में मैक्सिमम पॉसिबल जितनी खुशी वो हासिल कर सकता था, जितनी पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल वो सेटिस्फैक्शन हासिल कर सकता था, वो उसने उसके अंदर हासिल कर ली। ठीक है, assumption इसके अंदर क्या है, रैशनैलिटी होनी चाहिए, आपको पता है, यूटिलिटी इज ऑर्डिनल, कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस, परफेक्ट कंपटीशन, टोटल यूटिलिटी, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, और टाइम कम है तो मैं आपको जल्दी से इसकी देखिए, आप ग्राफ की तरफ दिलाती हूँ तवज्जो। ग्राफ में देखिए एक बनी हुई है आपकी बजट लाइन फ्रॉम पी टू टी, ये आपकी बजट लाइन है, ये आपको बता रही है कि तुम इतनी चीज खरीद सकते हो और इसके अंदर जितने कॉम्बिनेशन है और ये इसके ऊपर जितने कॉम्बिनेशन है फिर आप वो खरीद सकते हैं। फिर आपका बजट इंडिफरेंस कर्व का मैप दिया हुआ है, एक इंडिफरेंस कर्व ये है, एक ये है और एक ये है। अगर आप इस पहले इंडिफरेंस सबसे अंदर जो इंडिफरेंस कर्व 1 है, IC1, इसको देखिए तो ये बजट लाइन को एक एस के ऊपर काट रहा है और एक आर के ऊपर काट रहा है। इसका मतलब है ये टेंजेंट नहीं है, क्योंकि ये एक से ज्यादा पॉइंट्स पे डिफरेंस कर्व को टच कर रहा है। ठीक, दूसरे को देखिए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट जिसको सी कहते हैं वहां पे टच कर रहा है, और तीसरे को देखिए तो वो टच ही नहीं कर रहा, वो बाहर है। ठीक है, तो आपका टेंडेंसी कहाँ आ गई, सी पे। दिस इज द पॉइंट विच इज अफोर्डेबल एज वेल एज इट इज गिविंग यू द हाइएस्ट पॉसिबल अटेनेबल सेटिस्फैक्शन, एंड दैट इज इट। मैं आप लोगों को इसके बाद दोबारा कॉल करती हूँ।